नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। कांग्रेस की संदेश यात्रा के चौथे चरण का आगाज आज से हो गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। दर्शनों के बाद गहलोत बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत तलवाड़ा हवाई पट्टी पर उतरे। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, प्रदेश सह प्रभारी अरुण यादव भी उनके साथ हैं। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, सांसद ताराचंद भगोरा, नीरज डांगी, मुमताज मसीह, विजय लक्ष्मी बिश्नोई, अर्जुन बामड़िया, संभागीय आयुक्त सुबोध अग्रवाल ने गहलोत का स्वागत किया। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 67 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में भवन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद गहलोत सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कर कुशलबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कांग्रेस संदेश यात्रा आबापुरा पहुंचेगी, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झरनिया आबापुरा पुल और आबापुरा पेयजल योजना की आधारशिला रखेंगे। यहां मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आबापुरा से यात्रा कोटरा होते हुए कुशलगढ़ पहुंचेगी। कुशलगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री का कुशलगढ़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री की जनसभाओं का ITV पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, संदेश यात्रा का आज से चौथा चरण का आगाज हो चुका है बांसवाड़ा से, और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बांसवाड़ा से, जहां कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सांसद सम्मानीय रघुवीर जी मीणा साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रभान जी साहब, हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय बिश्नोई मैडम, और समाज के और अन्य सभी मंचासीन अतिथिगण और दूर दराज से पधारे हुए सभी मेरे समाज के वडीलों, सभी प्रबुद्ध जन, सभी कांग्रेस के मेरे युवा साथियों, सबसे पहले मैं इस वागड़ की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय वासनिक साहब का, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साथ ही स्वागत करता हूं। आज हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण के लिए आपने अपना अमूल्य समय इस समाज को दिया, उसके लिए ये पूरा ही समाज उदयपुर संभाग का आपका बहुत बहुत आभारी है। इस अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर मैं श्रीमान से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने पूर्व की सरकार में रहते हुए इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जो एक अनोखी योजनाएं दी और इस पूरे पिछड़े क्षेत्र को आपने हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए बहुत। संदेश यात्रा के चौथे चरण के तहत चलिए सीधा रुख करेंगे बांसवाड़ा का। इसलिए अशोक जी गहलोत ने एक मानवीय दृष्टिकोण से, चाहे APL या BPL, सबके झगड़े निकाल करके उन्होंने काम लेने का काम किया है। जहां तक मुकुल जी वासनिक के बारे में मैं कहूं, डॉक्टर चंद्रभान जी के बारे में, जो कांग्रेस के लिए रात दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर रात दिन घूमते हैं, और सोनिया जी का उन पर बहुत बड़ा वरद हस्त है, और हिंदुस्तान के गरीब वर्ग के विकास के लिए उन्होंने कई मंत्री के रूप में भी काम किए, और आज छोटी उम्र से लगाकर संगठन में काम करते हुए आज वागड़ अंचल में भी ये लंबे अरसे सेवाएं हमारे कांग्रेस को मजबूत करने में दे रहे हैं। उन सब का मैं तेजी से स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी को बुलाऊं, उसके पहले पाटीदार समाज के प्रतिनिधि के बतौर केशवलाल जी पिंडारमा पाटीदार 2 मिनट के लिए उद्बोधन दें। सबके नाम मत लेना, खाली मेहमानों के नाम लेके शुरू करो, सबके नाम लेना। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के लोकार्पणकर्ता हमारे राजस्थान के विकास पुरुष एवं गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत आदरणीय अशोक जी गहलोत, वागड़ के विकास पुरुष और महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब एवं अन्य जनप्रतिनिधि और मंचासीन अतिथि हो, मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता है कि आपने अपने कर कमलों से ऐसे लोक पुरुष जो भारत के शिल्पी रहे हैं उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया है। अधिक समय नहीं दिया गया है मुझे। हमारा देश आज़ाद हुआ 65 साल हो गए थे। इस बांसवाड़ा जिले में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो हमारे आदिवासी भाई और दूसरे गैर आदिवासी भाई।
65 साल के बाद अगर गैर आदिवासी भाई जिसमें ओबीसी और सामान्य के लोग आते हैं, अगर किसी ने नजर उठाई है, अगर उनके हित की बात को किसी ने सोचा है, अगर उनके भले के लिए किसी ने ठाना है, तो वो है हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और इसी संदर्भ में आपने 200 करोड़ का एक विशेष आर्थिक पैकेज करके इस समाज को आपने राष्ट्रीय विकास धारा में जोड़ा है। इसके लिए हम समग्र रूप से, पूरे संयुक्त रूप से तीनों समाज के लिए मैं आपका नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। और 11 जनवरी को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था। एक ही हमारी है, हमारे मालवीय जी के नेतृत्व में, अन्य जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हम आपसे मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जितनी भी 1 से 9 तक की जितनी वेतन श्रृंखलाएं हैं उस। और चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे बांसवाड़ा का, जहां पर आम सभा जारी है। यहाँ उपस्थित हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकप्रिय सांसद भाई भगोरा जी, लोकप्रिय सांसद भाई रघु जी, जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महिला की अध्यक्ष बहन, यहाँ उपस्थित अन्य हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मेरे साथी भाई अर्जुन जी और मुमताज मसीह जी, भाई धीरज गुजर जी, नीरज गुजर जी, और मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँ तो माफ करना क्योंकि बहुत आगे कार्यक्रम है। तमाम मेरे मंच पर बैठे हुए मेहमान, तमाम मीडिया के साथियों, और विशेष करके मैं नाम लेना चाहूंगा ताजेंग काका नोगमा, गौतम भाई सियापुर, दलजी काका पिंडारमा, दलजी भाई बोरी, कल्याण भाई सागड़ोत, गमीरा भाई करजी, कचरू भाई गामड़ी, देवेंग भाई नोगमा, कैलाश जी जोलना, वालेंग काका चीज, कचरूलाल जी, केशव जी, और विशेष करके रणछोड़ भाई चोकला, वो भी दाया बाया थे लेकिन कन्ना से कन्ना मिलाकर बहुत शानदार काम किया। वेलजी भाई राखो और हेतनु नाम ने लो तो जाए हमारी आवाज पुगे। तमाम मेरे वडीलों, काका, बाबा और बढ़िया साबो तमे पेरियो, अमने पेरिया ने, मेहमान ने पेरिया, इन्हें हेतने पटेल गिरा, सबको राम राम, बहुत बहुत मुबारक। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप और हम सब जानते हैं। यहां पर समाज ने, सबने मिलकर मूर्ति की स्थापना की और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से, मुकुल वासनिक साहब के हाथ से, चंद्रभान जी के हाथ से, हमारे 2 सांसद बैठे उनके हाथ से, अरुण यादव साहब के हाथ से और आपके हमारे सबके सानंद जी से आज मूर्ति का अनावरण लिखा था और वो अनावरण यहां पर हो गया है। आने वाली जो पीढ़ी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में, उनके त्याग के बारे में, देशभक्ति के बारे में, देश की आजादी से पहले जो संघर्ष किया उसके बारे में, ये तमाम जो नई पीढ़ी उनको समझेगी, पढ़ेगी और अपने जीवन में उतार कर अच्छा जीवन जिएंगे। यही मैं आज के अवसर पर आप सबसे निवेदन कर सकता हूं। तमाम वक्ताओं ने यहां पर कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मैं दावा करता हूं, विश्वास रखता हूं कि आनी धरती माते हरिदेव जी जोशी पैदा थिया तो सब थकी वधारे कोई प्रेम करता था तो पाटीदार समाज थकी करता था। आई बात की ऊंचाई रहूं और इसलिए धीरे धीरे करके जो बात हमारे मुंह पे आनी थी वो आ गई और नई पीढ़ी जरूर कोई गड़बड़ कर रही है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जितने भी सर के ऊपर सापे हैं, अगर इनके खून भी निकाल के देखोगे तो कांग्रेस का खून इनके शरीर में निकलेगा। इतने लोग ये भक्त हैं कांग्रेस के। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्रजातंत्र में मांगे बहुत उठेंगी, कुछ मांगी पूरी होंगी, कुछ मांगी पूरी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री जी ने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे राजस्थान की सरकार की योजनाएं हो। अब धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि देश के दूसरे राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार की तरफ देखते हैं कि कहां से दवाई लाए, कहां से निःशुल्क जांच लाए, कहां से किसानों के लिए 1.5 लाख तक का लोन देके उनके ब्याज नहीं लिया, नरेगा में 150 दिन कर दिया,
और पता नहीं इतनी इतनी बातें हुई, कभी रिफाइनरी की बात, कभी रेल लाने की बात। वो गणवत दाहड़ा पाटीदार काका ने को के तमे नक्की रहो ने વધારે શ્રીહમણો આવતું હોય તો આપણે જતા રહીએ હગવાડે ને હગવાડા વાળાને અહીં મોકલી દીજે, એક દાડા રો તમે તારે તમે કેમ કરી રહ્યા મારા ભાઈ? આ ધરતી તો સ્વર્ગ ધરતી है। अरे जीवते जी अगर स्वर्ग दिखो है तो वाह वाला में जन्म लो ने मनक नो जन्म नहीं મળે तो पशु नो लो ने पशु नो जन्म नहीं મળે तो जानवर नो लो ने जानवर नो जन्म नहीं મળે तो कीड़ा मकोड़ा लो, पर धरती में जन्म लो। ये धरती कोई पैदा करी है तो हरिदेव जी जोशी कांग्रेस पार्टी करी है। मेहमान आके बोलेंगे, मैं कोई एक बात जो लास्ट में मुख्यमंत्री जी ने हमारे सबके लिए सौगात दी है 200 करोड़। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी दिमाग का मैं दाद देता हूं। आपके सरकार में मैं मंत्री हूं, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि दिमाग एक करिश्मा आप कहां से ला रहे हो, हमको कोई बता नहीं पड़ता। इतना इतना काम कर रहे हो। जब बजट में आपने ये बात कही कि टीएसपी क्षेत्र के अन्य सामान्य वर्ग के लिए भी 200 करोड़ की मैं घोषणा करता हूं, यह मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हमारे सबके दिल खुश हो गए। और आपने एक बात और कही कि जब आदिवासी लड़की को स्कूटी मिलती है तो हमारे गैर आदिवासी लड़की को स्कूटी नहीं मिलती है। और आपने बजट में कहा कि अब गैर आदिवासी लड़की को भी स्कूटी मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो बजट घोषणा में 200 करोड़ का पैकेज दिया है, उस पैकेज का प्रथम आज आपके कर कमलों द्वारा एक जैन लड़की को स्कूटी देंगे, एक पाटीदार लड़की को स्कूटी देंगे, एक लोहार लड़की को स्कूटी देंगे, एक सुतार लड़की को स्कूटी देंगे, एक आदिवासी लड़की को स्कूटी देंगे। और तय करेंगे कि पढ़ाई के अंदर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लड़कियां समान दृष्टि से पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। इतना महत्वपूर्ण आपने काम किया है। आगे मैं ज्यादा कोई बात कहना उचित नहीं समझता हूं। हम तो आपकी बात सुनेंगे, मुकुल वासनिक साहब की बात सुनेंगे, चंद्रभान जी की बात सुनेंगे और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। पण आजकल एक वायरो वगीरियो जमणो ने डाबो ने जमणो ने डाबो ने वाहले जो के सुकले जो वाहले जो के सुकले जो ने तो वाहले जवाय ते सुकले जवाय। बाप दादा दी वाट है, हिदे हटे राखो ने काटा नहीं भागे ने। अशोक गहलोत साहब दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य शेर का कलेजा रखो, कभी किसी से मत डरो, घर की बात घर में रखो। मैं किसान का बेटा होने के नाते मन से एक बात आई है, किसानों के मन से एक बात आई है। हमारे राजस्थान के तेजस्वी मुख्यमंत्री विराजमान है, हमारे सामाजिक और अधिकारी मंत्री मुकुल जी वासनिक पूर्व वो भी लगे हुए हैं। आपने 2000 में पाटीदार समाज को ओबीसी में लिया राजस्थान में। कर्मठ निवेदन है कि भारत सरकार की सूची में ये ओबीसी में नहीं जुड़ पाए हैं। वृद्धों का और युवाओं ने ये बात करने का मौका मिला है। राजस्थान सरकार इसकी अनुशंसा करे ताकि पाटीदार पटेल समाज भारत सरकार की ओबीसी में जुड़ सके। ऐसी आपसे विनती, ऐसी आपसे प्रार्थना माननीय राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्य डॉक्टर चंद्रभान जी संबोधित करें, आशीर्वचन दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि और हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक गहलोत जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और पूर्व मंत्री श्री मुकुल वासनिक जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव और सांसद श्री अरुण यादव जी, राजस्थान के मंत्री श्री महेंद्र मालवीय जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री ताराचंद बघोरा जी, उदयपुर के सांसद श्री रघुवीर मीना जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री अर्जुन बामनिया जी, विधायक श्रीमती कांता भील, हमारी जनरल सेक्रेटरी डीसीसी के प्रेसिडेंट चांदमल जैन जी, श्री मुमताज मसीह साहब, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जी, हमारे
महामंत्री प्रभारी नीरज डांगी जी, उपजिला प्रमुख डूंगरपुर श्री प्रेम कुमार पाटीदार जी, श्री दलजी भाई, रणछोड़ जी भाई, श्री गौतम भाई जी, यहाँ के सभापति नगर परिषद श्री राजेश टेलर जी, श्रीमती सुनीता माल जी, राकेश सेठिया जी, केशव जी, श्री मनीष देव जी जोशी, जनेन्द्र त्रिवेदी जी, रितेश नानी जी, गोपाल शर्मा जी, श्रीमती गीता पटेल यहाँ की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जी, लोकसभा के युवा के अध्यक्ष श्री नटवर तेली जी, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण और पटेल समाज के प्रमुख गण, यहाँ पर बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र से आए हुए पटेल पाटीदार समाज के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, मित्रों और प्रेस मीडिया के साथियों, निश्चित रूप से ये खुशी का मौका है कि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। सरदार पटेल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, दृढ़ इच्छा शक्ति के राजनीतिज्ञ थे और मजबूत गृह मंत्री थे। आज बांसवाड़ा के इस मैदान के पास में शहर के बीचों बीच पाटीदार समाज और नगर परिषद के संयुक्त प्रयासों से उनकी विशाल प्रतिमा लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन प्रेरणादायी है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और मैं तो कहना चाहूंगा कि राजनीति के लिए और देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राजनेताओं की इस समय सख्त आवश्यकता है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम उस महान संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं जिसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मुझे यहाँ ये भी अच्छा लगा कि यहाँ जो हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, हमारे जो आयोजन करता हैं, हमारे नेताओं में दमखम गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बड़ी बड़ी हस्तियां थी उस जमाने की। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हमारी हमें दमखम है, आप तो यहाँ से भगो, हम संभाल लेंगे अपने मुल्क को। इस प्रकार से उनको यहाँ से भगाया, मुल्क आजाद करवाया। फिर भी आपने देखा पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, कितनी बड़ी त्रासदी हुई। और मुल्क की आजादी के बाद में चंद्रबानी ठीक कह रहे थे, 542 रियासतों को पूरे मुल्क में उनको एकीकरण करना। आप कल्पना करो, राजा महाराजाओं के राज थे, उन राजा महाराजाओं के राज को जो जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते आए थे, जब राज जाता तो दुख होता ही है। मुल्क आजाद हुआ तो 22 रियासतें राजस्थान में थी। उनको कैसे आप सबको मिला करके राजस्थान, अखंड राजस्थान का निर्माण करो, वो काम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कमान संभाली और जिस रूप में उन्होंने भूमिका अदा की, राजस्थान का अपना इतिहास रहा। वो जोधपुर तक भी आए और किस प्रकार से उन्होंने 22 राज्य रजवाड़ों को एकीकरण करने के लिए उनको मनाया, पटाया, कुछ भी किया, समझाइश करी। पर हमारा राजस्थान, ये जो आधुनिक राजस्थान दिख रहा आपको,
ये उनके कारण संभव हुआ, राजपथ बन सका। इस प्रकार से पूरे मुल्क में घूम घूम करके जो उनका दृढ़ निश्चय था, जो उनका व्यक्तित्व था, उनका कर्तृत्व था, उसके कारण से ये संभव हो सका था। उस महान नेता को आज पूरा मुल्क हमेशा याद करता है, मान सम्मान की दृष्टि से देखता है। अभी मैंने जोधपुर के अंदर पुलिस और सुरक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय खोला है, यूनिवर्सिटी खोली। पहली देश के अंदर, गुजरात के बाद में पहली यूनिवर्सिटी है ये, पुलिस की और सुरक्षा को लेकर के। तो मुझे किसी ने नहीं कहा, सीधा दिमाग में नाम आता है तो इस विश्वविद्यालय का नाम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का ही होना चाहिए, ये सोच करके उनके नाम का किया। आपको याद होगा राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने आदिवासियों के क्षेत्रों में कार्य शुरू किए। फिर उड़ीसा से, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, डूंगरपुर तक आए थे और सब जगह आदिवासियों को घूम घूम के मैसेज दिया, संदेश दिया, भाई मेरी प्रायोरिटी रहेगी जो ये सबसे पिछड़े एरिया हैं इन आदिवासियों का ख्याल रखें। और इसलिए मैंने जब उदयपुर के अंदर विश्वविद्यालय बनाया आदिवासियों के लिए तो राजीव गांधी के नाम का उनका नामांकन मैंने किया यहाँ। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये महान हस्ती है जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न के रूप में आज हमेशा इतिहास में इनका नाम स्वर्ण वर्षों में लिखा गया है। इसलिए आपने सबने बहुत अच्छा निर्णय किया, उनकी मूर्ति का यहाँ पर लगाने का निश्चय किया। आज हम सबको आपने बुलाया और उनकी मूर्ति का अनावरण करना हम लोगों ने, ये जो अनावरण हुआ, इस बात की मुझे नहीं, खाली आप यहाँ बैठे उनको ही नहीं, खाली आपके जिले को नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान वासियों को इस बात की खुशी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके आते हैं जब हम महापुरुषों की मूर्ति लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी ये मूर्ति किसकी लगी हुई है, क्यों लगी हुई है, किस लिए लगाई है, इनका क्या योगदान है समाज के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, देश के लिए। उससे नौजवान भी पीढ़ी एक प्रेरणा लेती है देख करके और मन में संकल्प पैदा करता है मैं भी कुछ करके दिखाऊं समाज के लिए, देश के लिए। उसी से देश की मजबूती को मजबूती मिलती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सही निर्णय लिया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सरदार पटेल का तो लंबा जीवन रहा कांग्रेस के अंदर, कई पदों पर रहे, संघर्ष किया। सरदार की उपलब्धि भी उनको कि बारडोली के अंदर उन्होंने आंदोलन किए किसानों के लिए, तब वहाँ के किसानों ने उनको उपाधि दी सरदार की। और फिर तो वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज जो सोनिया गांधी जी हैं, जहाँ पंडित नेहरू भी रहे हैं, इंदिरा गांधी जी भी रही थी, उसी प्रकार सरदार पटेल भी उस जमाने के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी बने। तो एक लंबा इतिहास उन्होंने बनाया देश के लिए। और इसलिए आज हम इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ बैठे हुए हो, जिस रूप में बैठे हुए हो, जो उत्साह उमंग आप में है, इस बात का प्रतीक है कि हम सबकी सदा, हम सबकी आस्था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए मार्ग पर है, उनके संदेश पर है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारे यहाँ आना, मूर्ति में भाग लेना तभी कामयाब होगा, तब हम लोग मन के अंदर संकल्प करके जाएं कि उनके बताए रास्ते पर चल करके कैसे हम मजबूती प्रदान करें अपने गांव को, समाज को, छत्तीसगढ़ कौम को, प्रदेश को और देश को क्या हम सेवा कर सकते हैं। ये संकल्प हर नौजवान के, हर व्यक्ति के दिल में आना चाहिए, तब हमारे यहाँ सार्थक होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप कभी नहीं रखोगे। बाकी बातें जो कही गई है पाटीदार समाज के बारे में,
पिछली गवर्नमेंट आपने बनाई थी, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली बार पाटीदार समाज को, आपको मालूम है प्रेम कुमार पाटीदार बता रहे थे आपको किस प्रकार से आरक्षण के अंदर जोड़ा गया पाटीदार समाज को। पहली बार केंद्र सरकार के अलग कमीशन बने होते हैं, राजस्थान सरकार आपकी इस सिफारिश को करेगी केंद्र के अंदर, इनको केंद्र में सम्मिलित किया जाए। और वहाँ कमीशन है, भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट नहीं कर सकती इस काम को। अलग से कमीशन राजस्थान में भी है, अलग से कमीशन दिल्ली के अंदर भी है। आप देखते हो कई जातियां अभी तक संघर्ष कर रही है दिल्ली के अंदर भी आने के लिए। इसलिए ये मैं प्रेम कुमार को कहूँगा कि वो सबसे बात करके ये लगातार प्रयास करें। हम लोग उनके संग खड़े मिलेंगे आपको। मैंने मार्च में जब मैं आया था प्रोग्राम में, गोविंद गुरु के प्रोग्राम में, तब भी मैंने कहा था पाटीदार समाज को केंद्र सरकार की सूची में कैसे सम्मिलित करें, ये हम सबका प्रयास रहेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यात्रा निकाली है, कांग्रेस संदेश यात्रा, उसमें भी हम लोग जगह जा रहे हैं, सब जगह अपनी बात कह रहे हैं किस प्रकार से पूरे राजस्थान का समग्र विकास आगे बढ़े, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी क्षेत्रों का विकास हो। और उसी रूप में सारे फैसले पानी के, बिजली के, शिक्षा के, स्वास्थ्य सेवाओं के, सड़कों के किए हम लोगों ने। और बांसवाड़ा डूंगरपुर का भी सरकार ने 65 साल के इतिहास में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है कि पहला प्रोजेक्ट है राजस्थान का जिसमें हमने रेलवे को, बड़ा रेलवे खुद बिछाती लाइना पड़ी। तो पहला ये परियोजना है जिसमें आधी भागीदारी हमने मंजूर की है रेलवे के लिए। रतलाम से डूंगरपुर आया बांसवाड़ा तक रेल लाइन बिछना एक ऐतिहासिक काम है। करीब 1200 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट देगी एकमात्र परियोजना उसके अंदर। ये आप समझ सकते हैं, या बिजली के लगाने की भी योजनाएं लागू करने का प्रयास किया। कुछ कारणों से वो योजनाएं दिल्ली में कोयले के ब्लॉक जो मिलते हैं जिससे बिजली का लगता है, पर्यावरण की दृष्टि से कुछ रोक लग गई, समय पर वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया। कुछ किसानों की अपनी मांगे की समस्याएं थी। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर या बिजली का लगे, चाहे एटॉमिक पावर का लगे, थर्मल बेस लगे, रेल लाइन निकलेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इंतजाम होगा रोजगार का, एरिया आगे बढ़ेगा। सब क्षेत्रों के अंदर सरकार का योजनाबद्ध प्रयास है जो आप खुद देख रहे हो। और बाकी योजनाएं जो हमने लागू करी है देश पेयजल के लिए और पूरे प्रदेश की जनता के लिए, वो तो आपके सामने है। एक के बाद एक योजना लेके आए हैं और सब उनको वेलकम करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। APL के लिए हो, BPL के लिए हो, कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। TSP के लिए एरिया में अलग प्रॉब्लम थी। जब मैं आया, अभी 2 महीने पहले भी आया था, हमारे समान दामन के साथियों ने मिलकर अपनी भावना प्रकट करी। आरक्षण के मसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कारण से कई बार अटके रहते हैं, सरकार चाहते हुए नहीं कर पाती, वरना एक झटके में हम लोग फैसला करते रहे। तो मैं रास्ता निकाला कि कम से कम हमारे बच्चे, उनको तमाम सुविधाएं वो मिले जो SC/ST के लोगों को मिलती है अन्य क्षेत्रों के अंदर भी। किस प्रकार से वो खुद फैसला करे कि हमारे छात्रों का, हमारे युवाओं का, हमारे समाज का भविष्य किसके अंदर है। चाहे कॉलेज बने, चाहे आवासीय विद्यालय बने, छात्रावास बने, स्कूटी मिले। स्कूटी की तो आपको मालूम है घोषणा कर दी है। तो जो जो आपके एरिया के लोग कहेंगे, आपके खुद के साथी लोग तय करेंगे, फैसला करेंगे किस रूप में 200 करोड़ रुपए का पब्लिक इंटरेस्ट में सदुपयोग करना है। इतना बड़ा पैकेज पहली बार आजादी के बाद में हम लोगों ने दिया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिनके कारण से आप खुद देख रहे हैं कि
किस प्रकार से विकास संभव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े राजस्थान में। स्वास्थ्य सेवाओं में तो हमने अपनी प्राथमिकता तय करी है, दवाइयाँ फ्री करी है, जांचें फ्री हो गई, अब पशुओं की दवाएं फ्री कर दी, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। किस प्रकार से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिले, जो किसान टाइम पे जमा करवा देगा अपना कर्जा 1.5 लाख रुपए तक का, उसका ब्याज पूरा पैसा सरकार भरेगी बैंकों में, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। ये स्कीम लागू करी। गेहूं की फसल जहाँ होती है 150 रुपये प्रति क्विंटल अलग से दे रहे हम लोग। तो इस प्रकार से कैसे किसानों को फायदा मिले, ये प्रयास हमारा है। पहले हाइब्रिड बीज मक्का आया था यहाँ पर TSPA के अंदर, उनको मिला। फिर हमने जो आदिवासी नहीं है उनके लिए भी BPL के लिए अलाउ किया। अभी मैं अर्जुन भगवानिया जी से और बात कर रहा था, भगवानिया जी से, मालविया जी से बातें मिलते रहते हैं, बात करते हैं। कांता जी और सब आपके यहाँ साथी बैठे हुए हैं। जब जब बात चलती है तो खुद पहले ही करते हुए कैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी कौम को कैसे उनको लाभ मिले, कैसे वो आगे बढ़े। और ये छोड़ करके अब हम सोच रहे हैं कैसे तमाम लोगों को मक्का का हाइब्रिड बीज जो बहुत पॉपुलर हो सबको मिले, ये हमारा प्रयास है। इस प्रकार से सरकार एक के बाद एक निर्णय करती जा रही है। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो चुनाव आ रहे हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं। पहली सरकार हमारी बनी थी, उस वक्त में 3 बार लगातार अकाल पड़ा, फिर भी कोई तकलीफ नहीं आने दी किसी को भी। विशेष रूप से 5 साल आदिवासी क्षेत्र हो या डूंगरपुर का हो, उदयपुर का हो, चित्तौड़ हो, राजस्थान का पूरा भूभाग हो, चाहे रेगिस्तान इलाके हो, सब जगह व्यक्तिगत काम खोल दिए। घर में कमरा बनाओ, कुंड बनाओ, तार तलाई बनाओ, खेत में घर में गेहूं पहुंचा दिए हम लोगों ने। इतने काम उस वक्त नरेगा नहीं था। अब तो सोनिया गांधी नरेगा लेके आ गई, आराम कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। सोनिया गांधी जी की स्कीम जो है गारंटी देती है आपको कि आप चाहे अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, जब चाहो काम मांग के ले सकते हो 100 दिन का। और हमने अभी एक फैसला किया है राजस्थान में, 100 दिन नहीं, हमने 150 दिन कर दिया राजस्थान के अंदर। 150 दिन काम ले सकता है। उस वक्त में आप याद करो, घर घर में गाँव पहुंच गया। कई लोगों तो घर में जगह नहीं रही गाँव की बोली रखने के लिए, स्थिति बन गई थी। कई परिवारों में शादी कर ली बच्चों की, गाँव के कारण से शादी हो गई। क्या क्या नहीं हुआ था उस वक्त के अंदर, आपको सबको याद होगा। गाँव के अलग कहानी बन गई राजस्थान की, तो लोग अभी पिछले चुनाव में याद करते थे उसको। पर सरकार फिर भी जिस प्रकार से खूब प्रचार किया गया उस वक्त में, परिवर्तन यात्रा निकालना, हम तो रहेंगे सेवा करने का अंदर, वो रहने कहने के लिए कि लोग तो भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की डिमांड मत निकालो आप लोग। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में किसी एक परिवार को भूखा सोने दिया जाएगा राजस्थान के अंदर। और ये कहा नहीं, हमने करके दिखाया। गांव गांव में गेहूं के बोरे रखवा दिए हम लोगों ने। कोई गेहूं मांगे नहीं तो उसको गेहूं फिर भी जो मंगा लिया करके मालूम करेंगे कि तकलीफ किसको है। कई आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, गेहूं मांगते फिर रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर बीज का कटोरा लेकर के। ये भी कहा गया। ये लोग कहने वाले थे जो आज परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए उस वक्त फिरे थे, अब कहते हैं सूराज लाएंगे। उस वक्त तो परिवर्तन यात्रा निकाली, हम गांव गांव घूमते रहे सेवा करने के लिए, जो हमारा धर्म था, फर्ज था। बिजली का उत्पादन सबसे अधिक किया है, इंदिरा गांधी मंत्री थी उस वक्त, नंबर 1 थे देश के अंदर। वित्तीय संकट के बावजूद अच्छी सड़कें बनाई हम लोगों ने। पर इन लोगों ने पूरा गुमराह कर दिया लोगों को, झूठे वादे कर दिए। 5,000 हेलीकॉप्टर उतार के लोगों को गुमराह किया। याद करो, सरकार बदल गई। फिर सरकार जो शासन नहीं कुशासन था वो, अगर वो 5 साल लगातार मिल जाता लोगों को, आप जो स्कीम हम आपको दे रहे हैं, जिसकी सब तारीफ हो रही है, किसानों में भी
जनरली शिशु सुविधा जो महिलाओं के लिए डिलीवरी प्रसव जो है गांव से लाओ अस्पताल में टैक्सी सरकार दे दी है। 108, 104 गाड़ी अलग है। बच्चा पैदा हो जाए बीमार, जब ठीक नहीं वही रखो या बांसवाड़ा भेजो उसको गांव से, सरकार भिजवाएगी। खाना पीना फ्री अस्पताल में महिला के लिए, दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री। बच्चा ठीक हो जाए तब उसको घर तक भेजने के लिए अलग से टैक्सी करवाओ, भारत सरकार देगी। ऊपर से 1400 रुपये दे रही है। ये सोनिया गांधी जी की स्कीम है। अभी हमने और जोड़ दिया उसके अंदर, अगर लड़की पैदा होगी तो खाली इससे काम नहीं चलेगा, राजस्थान सरकार अलग से उसकी मां को, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है, लोग पेट में मार देते हैं बच्ची को। कोई लड़की पैदा हो रही है, मशीन से मालूम करो, मार दो उसको। इतना बड़ा पाप हो रहा है, वो पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुपात बिगड़ जाएगा लड़के लड़कियों का। जो बिगड़ रहा था अब हमने रोक लगा दी है। आपको जाने खुशी होगी कि पिछले 2 साल से वो आंकड़े अब ठीक होने लगे हैं, ठीक होने लगे हैं ये आंकड़े। कन्या भ्रूण हत्या रुकी है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी, ये हमारा प्रयास है। बच्चा पैदा होती माँ मर जाती कई बार बच्चा मर जाता है, एक बच्चा नहीं मरे, एक माँ नहीं मरे। ये तमाम इसलिए स्वास्थ्य की योजना दी जा रही है आपको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, अब हमने कहा है कि लड़कियां जिसकी पैदा होगी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो 1400 रुपये तो मिलेंगे पहले वाले। बाकी लाने का, ले जाने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम हो गया होगा। तो साथ में लड़की पैदा होगी तो उसकी मां को 21 रुपये का इनाम और दिया जाएगा। और 1 साल में 3 टीकाकरण कर लेंगे तो फिर उसको 21 रुपये और दिए जाएंगे, 2100 रुपये और दिए जाएंगे। लड़की 5 साल की होगी तो फिर 3100 रुपये और दिए जाएंगे उसकी मां को। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि लड़कियों की देखभाल ज्यादा करें। और मैं तो कहना चाहूंगा आपको, आप खुद जानते हो कि बुजुर्गों को अनुभव भी होगा कि बुढ़ापे के अंदर माँ बाप की सेवा जो है वो लड़कों से ज्यादा लड़कियां करती है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लड़के तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं आजकल, तो इसलिए लड़कियों का ख्याल विशेष रखना हम लोगों को। ये भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। बाकी छात्रों के लिए लैपटॉप की योजना अलग 360 करोड़ रुपए की बनाई है 2 साल के लिए। 1,11,000 लैपटॉप मिलेंगे। 25-30 हजार के लैपटॉप है, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ब्लॉग, कितनी सेवाएं हो गई है। मोबाइल फोन हर हाथ में हो गया है। कोई कल्पना की किसी ने, ऐसा कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी आएगा, 10 बटन दबाते ही बात कर लो आप, उदयपुर कर लो, जयपुर कर लो, दिल्ली कर लो, बम्बई कर लो, लंदन कर लो, अमेरिका कर लो। कोई सोचा किसी ने? ये राजीव गांधी का सपना था कि ये बातें सब देश में लागू होनी चाहिए, हमारा मुल्क भी विकसित राष्ट्र से आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, एक तरफ तो सोच ये है कांग्रेस के महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, उस जमाने की जो नीति बनी थी सरदार पटेल, उनके कारण से आज 65 साल के बाद में भी मुल्क टुकड़े नहीं हुआ है, मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आतंकवादियों का मुकाबला, नक्सलवादियों का मुकाबला, अलगाववादियों का मुकाबला करते करते इंदिरा गांधी शहीद हो गई, छीना छन्नी कर दिया उनका। राजीव गांधी शहीद हो गए, मुख्यमंत्री पंजाब के नरेंद्र सिंह जी शहीद हो गए। पर देश को एक रखा, अखंड रखा, और कांग्रेस की नीति है जिसके कारण से आज मुल्क यहां तक पहुंचा है। कहां बिजली लोग समझते नहीं थे। हृदय जोशी जी कहा करते थे उस जमाने के अंदर भी, भोगीलाल पंड्या, गोविंद शंकर उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, अरे आप बुजुर्ग लोग याद करो उनको, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। आजादी के पहले क्या स्थिति थी बागड़ की। बिजली किसे कहते हैं? आकाश चमकती थी सावन भादों में, बिजली कड़क रही है। घरों में बिजली कहां थी? खेत में बिजली की बात छोड़ो। 13 मेगावाट बिजली होती थी पहले, 13 मेगावाट, अब होती 11,000 मेगावाट, कोई कम पड़ती है। कितना 65 साल में कहा काम बढ़ गए हम लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस ने क्या किया? देश को बर्बाद किया। नारे बना लो, आपको खाली पर लगा लो, लोग गुमराह करो। तो कृपा करके मैं कहना चाहूंगा, उनकी कथनी और करने में अंतर है। कभी कहते थे गौ माता की हत्या बंद करो,
गौ माता को भूल गए। कभी कहते 25 साल कभी सुना आपने? कई बात, राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटा देंगे धारा को, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, 78 साल है, सब बातें भूल गए। इसलिए मैंने कहा उनकी नीति में नियत एक नहीं है, कथनी करने में अंतर है। सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, कुछ सीखना हो तो उनसे सीखे। कुशासन क्या होता है उनके रात दिखा दिया। इसलिए आपने इस बार, मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको, पिछले चुनाव में आपने उनको वापस ऐसे सबक सिखाया, पूरे मेवाड़ से आपने भारी बहुमत दिलाया कांग्रेस को, उसके लिए धन्यवाद के पात्र आप लोग। महेंद्रजीत मालविया जी आपके यहाँ मंत्री है, दयाराम परमार जी मंत्री है, MP साहब है, MLA साहब है। सुनवाई गांव की, गरीब की, आम आदमी की होती है इस राज्य के अंदर। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ सोनिया गांधी जी का दिया हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप कृपा करके इन बातों का ख्याल रखें। अब तो 4.5 साल से गायब रहे वो नेता लोग, अब आकर के यहाँ पर वापस सूराज यात्रा। अरे हमने कहा संवेदनशील सरकार देंगे, पारदर्शी देंगे और जवाब प्रशासन वाली सरकार देंगे। हम तो उस रास्ते में चल रहे हैं। इसीलिए सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं इतनी दे दी है राजस्थान के अंदर, बच्चा पैदा होने से लगा करके बुजुर्गों तक ही दे दी है। अभी वो पाटीदार जी बोल रहे थे तो मैंने उनको बुला के धन्यवाद दिया, भाई आपने हम सबका ज्ञान वर्धन कर दिया। कैसे पाटीदार, सब ज्ञान था उनको, सब ज्ञान था। एक चीज मुझे भी थी कि अभी मैंने नया फैसला किया है, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो जाती थी 25 साल का नौजवान घर में बड़ा होते ही। अब हमने कह दिया 25 साल का नौजवान हो भी जाता है तो पेंशन बंद नहीं होगी, ये बंद हो गई उनकी वापस शुरू कर दी जाएगी, मैंने कह दिया। और नए पेंशन मिलेगी, कोई शर्त नहीं रहेगी। इस प्रकार आज के दिन ही, आज से पूरे राजस्थान में अभियान शुरू हो गया है। उसका पेंशन का विधवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए पहले पेंशन 300 रुपये थी, हमने 750 रुपये कर दी है। जो ज़्यादा बुजुर्ग है उनकी 750, उसे कम बुजुर्ग है 500 रुपये कर दिए। पत्नी पत्नी है तो डबल मिलेगा। ये तमाम योजनाएं लागू की है। आज के दिन अभियान शुरू है, राजस्थान भर में चलेगा, 30 मई तक चलेगा वो अभियान। आज के दिन ही जो 5000 से अधिक भवन राजीव गांधी बाल निर्माण सेवा केंद्र, उनके उद्घाटन कर रहे हैं सरपंच लोग। आज के दिन वो भवन इतने शानदार बने हैं गाँव के अंदर कि जहाँ पर पानी के बिल, बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, खातेदारी की नकल लेनी हो, मूल निवास प्रमाण पत्र लेना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, धीरे धीरे बस के टिकट, रेल का टिकट, कहीं जाना हो, उदयपुर से भी टिकट आपको गाँव में बैठे मिल जाएगा कंप्यूटर से। नरेगा का पेमेंट वहाँ पर, कंप्यूटर सिखाने का कोर्स वहाँ पर। और अभी हमने 500 करोड़ रुपये खर्च करने और ज्यादा, 5000 केंद्र से ज्यादा केंद्र बना रहे हैं। जो अभी भवन बना है उतना ही बड़ा भवन और बनेगा वहां पर, उसका नाम देंगे किसान सेवा केंद्र, किसान ज्ञान केंद्र, जहाँ पूरी नॉलेज किसान में। कंप्यूटर की किसी मशीन होती है उसमें दुनिया भर का ज्ञान आता है कि अमेरिका का किसान क्या कर रहा है और लंदन का किसान क्या कर रहा है या बीकानेर किसान क्या कर रहा है। आप कल्पना करो, पूरा ज्ञान का भंडार, लाखों पेज उसके अंदर है, इतने से लैपटॉप के अंदर, जो बच्चों को हम दे जा रहे हैं। नौजवानों के लिए अलग कौशल विकास 150 करोड़ में खर्च कर रहे हैं हम लोग, उनको फ्री में ट्रेनिंग मिले। मजदूर क्यों बने, वो कारीगर बने। 5 ही बार बच्चा होगा वो ट्रेनिंग ले रहे वहां पर जिले के अंदर, कारीगर बन जाए, 8 महीने की नौकरी लगाएगी कंपनी उनको। स्कीमें तो हम इतने लेके आ गए, और खाली अगर खड़े होकर घंटे में पड़े तो कम पड़ती है। तो कृपा करके आपसे मैं निवेदन करूंगा, इन स्कीमों का लाभ आप गांव और गरीब तक और आम आदमी तक पहुंचाएं। और शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूंगा, शिक्षित करो समाज को। आपके पाटीदार समाज हो चाहे कोई समाज हो, समाज वो जाति आगे बढ़ेगी जो शिक्षित होगी, वो परिवार आगे बढ़ेगा जो शिक्षित होगा। वो जमाना आ गया है, कोई समुदाय आगे बढ़ेगा जो शिक्षित होगा।
खाली जहाँ तक मीटिंग करके हम लोग अगर बड़े बड़े भाषण देते रहे, वो पैसे साथ देख लिया है। शिक्षा के बगैर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके घर में शिक्षा नहीं है वो घर कभी ऊपर नहीं आया है। जमाना शिक्षा का आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही देश के अंदर, बड़े बड़े रोजगार मिल रहे हैं। ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी है। यही बात करता मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी जो है इसके चक्कर में नहीं आना है, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। अगले चुनाव में भी आपको भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय करना है, ये मेरी मार्मिक अपील रहेगी। इसके लिए मैं हाजिर हुआ हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और कांग्रेस की संदेश यात्रा आभापुरा पहुंची है, सीधा रुख करेंगे आभापुरा का। आइए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां पर। का और छत्तीस कौम का विकास हो सकता है, तो ये संदेश कांग्रेस पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी आपको देने के लिए बीच में आए हैं। और हम ये तमाम संदेश इस बात का दे रहे हैं कि अगर सुशासन चाहिए, 1 रुपए किलो गेहूं चाहिए, तमाम भाई और बहनों को नरेगा में काम चाहिए, 10 लाख मकान मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, वो अगर आवश्यकता है हमको चाहिए, दवाइयां मुफ्त में, जांचें मुफ्त में, पशुओं की दवाई मुफ्त में, अगर डिलीवरी का समय है तो बटन दबाओ तो 108 गाड़ी मुफ्त में, हॉस्पिटल में जाओ अगर बच्ची पैदा होगी तो 2100 रुपया, 1400 रुपया घी का, और वापस घर जाओ तो गाड़ी छोड़ने के लिए, और दिवाली समतनारा रोड में दकड़ाई जाओ 108 बटन दबाओ ते गाड़ी आवे। ये कोई काम किया था अशोक गहलोत साहब ने किया, सोनिया गांधी ने किया, इसका संदेश हम आपके बीच में लेके आए हैं। वेतन दाड़ा पहले बटन दबावो तो मैं रूपालो मनक नकले ने बीजो बटन दबावो तो जगह पर आई जाए, वो मनक आई तो आई तो ने हो गई हो। ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार बदलनी है। कौन सी सरकार? ये सरकार अच्छी नहीं है, सरकार को बदलनी है। 1 रुपया गेहूं खाने वाली सरकार बदल रही हो, दवाई मुफ्त में मिल रही हो, सरकार बदल रही हो, बटन 108 दबाते गाड़ी आ रही है डिलीवरी के लिए, वो सरकार बदल रही हो, नरेगा में 100 से 150 दिन कर दिया, वो सरकार बदल रही हो, 400 करोड़ रुपया पानी का दे दिया। जब पानी 400 करोड़ का हमारे गांव तक पहुंचेगा और फिल्टर का पानी हम पिएंगे, वो सरकार बदलनी है। वसुंधरा जी को मैंने कई बार ये बात कहा है कि न तो उनके पास कोई नीति है, न कोई सिद्धांत है, न वो खुद नेता हैं, कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस जैसा परिवार, कांग्रेस जैसी नीति और गरीबों की कोई हिमायती है, ये पंक्ति में खड़े हुए तमाम बैठे हुए नेता हमारे गरीब की चिंता करते हैं, और वो लोग आराम की जिंदगी जीने वाले लोग कभी भी गरीब की चिंता करते नहीं है। ये संदेश लेकर अगर मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता आपके बीच में आए, इससे भाई जागते रहो, जागते रहो, और नहीं जागोगा नहीं तो मरवाना दड़ा भी जी ना। अभी अर्जुन जी कह रहे थे कोई चीज की बाकी नहीं रखी है, तारे पास हो कर वो दान खाओ दड़ी नो गीत गाओ मीरा नो, इला आता ना है, बोलता ना है, डुकी हलावता ना है, तो होशियार है। इस इलाके में मामा जी का राज था और मामा जी का राज रहा है, मामा जी को आज भी हम मानते हैं, लेकिन मामा जी मरते मरते कह गए कि मेरे मरने के बाद में अगर जाना हो तो अशोक गहलोत जैसे नेता के साथ में जाना, कांग्रेस पार्टी के साथ में जाना। अगर फूल वाली पार्टी में चले गए ना तो घोड़े पास हो दिल लावो पड़ेगा। ध्यान रखो, समझ पड़ी क्या नहीं पड़ी। और पुलावाड़ा में रिता न के वो राज अशोक गहलोत साहब का आएगा। अभी तो हम कम है थोड़ा सा हमारा बहुमत, लेकिन 1 रुपया किलो गेहूं, 1.5 लाख का लोन, 150 दिन और नरेगा में पूरा काम करने वालों को 2100 रुपए का इनाम। ये माताएं हमारी बेटी है, अगर ये चयनित परिवार की तो 2-2 साड़ियां अशोक गहलोत साहब दे रहे। ताली बजा भाई, ताली क्यों नहीं बजाती हो? पैसे हो थी है तो बता रहा हूं, एक तरफा आ जाएगा, एक तरफा आ जाएगा। और अर्जुन जी ने कहा हमारा माही का पानी
ये अशोक गहलोत साहब आएंगे तो माही का पानी मिलेगा तो बिल्ली रूपालिया भी तेने पूछने छोटी जो ने तो कड्डा में डूबी जोगा है माई डैम में डूबी जोगा कोने ने पूछेगा। कांग्रेस पार्टी पूछती है गरीब को, आज में महेंद्र मालवीय हो चाहे अर्जुन बामणिया हो चाहे तारासन जी बघेला हो चाहे रघुजी मीणा हो, हम आदिवासी हैं। हम सुबह रोटी खाते थे, शाम की रोटी का इंतजाम नहीं था, और शाम को रोटी खाते थे, शाम के सुबह की रोटी का इंतजाम नहीं था। आज 1 रुपया किलो गेहूं अले बाजार में जाता माचिस नहीं मिलती 1 रुपया में, बाजार में जाता पान नहीं मिलतू ने 1 रुपया में कोई गेहूं दिया था, अशोक गहलोत साहब ने दिया। इसलिए भाइयों मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कभी भूल मत करना। अर्जुन जी को ज्यादा से ज्यादा आज अपने गांव वायरु फिर चुके गांव कि आज हमने निर्णय कर दिया, हम वोट देंगे अशोक गहलोत को, हम वोट देंगे सोनिया गांधी जी को, हम वोट देंगे मुकुल वासनिक को, हम वोट देंगे चंद्रभान जी को, हम वोट देंगे विकास करने वाली कांग्रेस पार्टी को। ये गांव में बात करो। और अगर बील पाई राजीचा तो राज आले, बील पाई रीजे तो राज आले ने वगड़ी गयो तो वाघ तो खाई पीने पसे है ना तमे गड़बड़ करी रहो। वोट पड़े या बीजा गाम नो आदमी हमारे गांव में प्रसार करे तो वारू रखो टोल। तो स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आपको आभापुरा लिए चलते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा यहां पहुंची है और डॉक्टर चंद्रभान का संबोधन हो रहा है। एक सरकार रही है, उस सरकार की क्या उपलब्धि है उसके बारे में वो कोई चर्चा नहीं करती। कांग्रेस की सरकार ने जो अनेक काम किए हैं, आम आदमी, गरीब आदमी, साधारण आदमी, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, किसान वर्ग का हो, मजदूर तबके का हो, गांव का हो, शहर कस्बे का गरीब हो, युवा हो, छात्र हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, विधवा हो, सबके लिए योजनाएं बनाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिए कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं बना करके उसको सुविधा ना प्रदान की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र में तुलना होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कामों की तुलना होनी चाहिए, नीतियों की तुलना होनी चाहिए। यदि नीति और कार्यक्रमों की तुलना होगी तो मैं दावे के साथ में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के सामने बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझिए। आज यहां पर अभी पूर्व वक्ताओं ने भी आपको बताया, वे लोग केवल झूठ और अफवाह के आधार पर लोगों की भावनाएं भड़का करके सत्ता में आना चाहते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं करते हैं। वसुंधरा जी की सरकार में क्या हुआ? लाठी और गोली चले, लोग मारे गए, मरने वाले कोई और नहीं थे, वो किसान वर्ग के लोग थे। भ्रष्टाचार हुआ, चारों तरफ हाहाकार मची, और आज फिर 4 साढ़े 4 साल तक तो वसुंधरा जी कहीं आपको दिखी नहीं। अब कहते हैं कि मैं दुख दर्द जानने के लिए आई हूं, आपकी मदद करूंगी, समस्याएं समझना चाहती हूं। अरे आप मुख्यमंत्री रही हो, आप विपक्ष के नेता हो, आपकी भी अपनी एक पार्टी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आप 4.5 साल तक क्या करती रही? आज आप बिजली और पानी की बात करती हो, यदि कोई कमी थी तो लोगों के बीच में आते और आप कोई आंदोलन खड़ा करते। आज लोगों में नरेगा की दूसरे मुद्दे आप उठा रहे हो, तब तो आप लोगों के बीच में कभी आए नहीं, लंदन में बैठ करके बातें करते रहे, और अब चुनाव आ गए तब सत्ता हासिल करने के लिए आप ये एक यात्रा का स्वांग रच रहे हो और प्रचार कर रहे हैं मीडिया में। मीडिया के लोग भी यहां बैठे होंगे, आप भी तुलना कर सकते हो, उनकी भी मीटिंगें थी, हमारी भी मीटिंगें हो रही हैं। ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे इनकी मीटिंगों में तो भारी भीड़ आ रही है। चलिए
और इस वक्त रुक करेंगे आभापुरा का। वागड़ में कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक संबोधन कर रहे हैं। कि मुझे बेहद खुशी है कि आज अर्जुन बामणिया जी के निर्वाचन क्षेत्र में मैं यहां पर आपके बीच पहुंचा हूं। अर्जुन बामणिया को एक लंबे अरसे से मैं जानता हूं और जिस तरह से ईमानदारी से, जिम्मेदारी से वो निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात काम करते हैं, मैं समझता हूं कि अगर अर्जुन बामणिया जैसे विधायक और बनते गए तो लोगों के सामने के सवाल हल करने के लिए आसानी होगी। मैं अर्जुन बामणिया जी और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले सालों आप यहां पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच अच्छा काम करते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सभा में जो संदेश लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं, उस संदेश को गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी पहुंचाने का काम हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, ताराचंद जी, महेंद्रजीत मालविया और अर्जुन बामणिया और तमाम कांग्रेस के साथी एक साथ मिलकर आने वाले दिनों में जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सोनिया गांधी जिनकी राजनीति पर, जिनकी सेवा पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने का काम हमने पिछले सालों में किया, वो और अधिक असरदार तरीके से आने वाले समय में हमें करना होगा। हम ये जानते हैं कि आज दिल्ली में अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है और जयपुर में अगर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, तो यहां के बांसवाड़ा के आम आदमी ने जब कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाया, उसी का असर है कि आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और मनमोहन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण की और सीधा रुख करेंगे आभापुरा, जहां मुख्यमंत्री गहलोत एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खेमा भाई, कालू भाई और श्रीमती करुण देवी जी, मेरे साथ आए हुए अरल सर जी, नीरज डांगी जी, मुमताज मसीह जी, विजय लक्ष्मी जी बिश्नोई, अन्य उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के हम सब यहाँ पर आपके बीच में हाजिर हुए और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बहुत विस्तार से बताई। आप खुद गवाह हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का एक लंबा शानदार इतिहास है, त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान का, और आपकी धरती गोविंद गुरु की धरती है, जिसने आज़ादी के जमाने में जब हम गुलाम थे तब से संघर्ष करना आप लोगों को सिखाया। मानगढ़ की पहाड़ियाँ गवाह है उस बात की, कितने लोग शहीद हुए। वहाँ हम लोगों ने बहुत शानदार स्मारक बनाने का निर्णय किया, कुछ बना भी है। एक तरफ मामा बालेश्वर, जिनका घर घर में नाम रहा, और मैंने सुना कल ही उनका जन्म दिवस था। वो मामा बालेश्वर लंबे समय तक आपके बीच में सेवा करते गए, आपको शिक्षित करते गए, संदेश देते गए और जीवन पर्यंत उन्होंने समाजवाद को लेकर के झंडा बुलंद किया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर वो आज भी हम लोग उनको नमन करते हैं। चाहे हमारी पार्टी को नहीं थे, तब भी उनके विचार मिलते थे हम लोगों के साथ में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की,
से लगा करके जब सोनिया गांधी ये कहती है, हमारी महान नेता, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, तो उसके मायने क्या है? उसके मायने ये है कि कांग्रेस गरीब के साथ में, आम आदमी के साथ में। और आपको मालूम है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो सोनिया गांधी को साथ लेके, उस वक्त वो राजनीति में नहीं थी, उन्होंने शुरुआत की थी आदिवासी अंचल से दौरे करने की। आप सोचिएगा, सोनिया गांधी साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं और फिर उड़ीसा के आदिवासी, फिर मध्य प्रदेश के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, उस वक्त तो राज्य एक थे, मध्य प्रदेश के साथ में थे, बिहार के साथ था झारखंड, गुजरात के आदिवासी आप पे लगते हुए, और राजस्थान के आदिवासियों में हम भी साथ थे डूंगरपुर के अंदर। आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहा आदिवासियों में खाली, इसलिए कि पूरे देश के अधिकारियों को, राजनेताओं को, मंत्रियों को वो संदेश देना चाहते थे, मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता इस देश के जो आदिवासी हैं, जो सबसे पिछड़े हुए हैं, जिनको वनों का अधिकार नहीं मिल पाया है लंबे समय से, वो गरीबी रेखा के ऊपर कैसे आए, वो खुशहाल कैसे बने, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जिस व्यक्ति की वो सोच हो, और सोनिया गांधी महिलाएं बैठी हुई है, इनको गर्व होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी लंबे समय तक राज किया इस देश के अंदर। दुनिया देखती रह गई कि इंदिरा गांधी जैसी महान नेता महिलाओं पर राज कर सकती देश का। तो सोनिया गांधी ने उनके साथ घूम घूम करके देश को समझा, आदिवासियों के अंचल को समझा, उनकी समस्याओं को समझा। इसलिए मौका लगा, दुर्भाग्य से राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, उनको बम से उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए उनका सीना छलनी कर दिया गया 35 गोलियों से प्रधानमंत्री के निवास पर, क्योंकि वो दुआ लेना चाहती थी आतंकवादियों से देश को एक व अखंड रखने के लिए। सरदार बेनजीन जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, अपने नीचे उतरे ऑफिस से बम से उड़ा दिए गए, उन्होंने आतंकवाद को खत्म कर दिया। और आज हम आपके सामने खड़े हैं, हमारे दिल में वही जज्बा है, चाहे जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, ये कहना चाहता हूं। ये मुल्क बड़ा हम सबसे, बड़े बड़े मुल्क के टुकड़े हो गए हैं देश के, दुनिया के अंदर। रूस हमारा मित्र था, 16 टुकड़े हो गए उसके। यहाँ बोली नहीं समझते, भाषा नहीं समझते आपस के अंदर। इतने राज्य में तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी, कितनी भाषाएं हैं, आप खुद देखते होंगे, समझ नहीं सकते। बोलियां, जातियां अलग, धर्म अलग। इस पूरे गुलदस्ते को जमा के रखा इस कांग्रेस के तिरंगे झंडे ने, इसकी नीतियों ने, इसके सिद्धांतों ने, इसके कार्यक्रमों ने। आज जो कुछ देख रहा आप देख रहे हो, टेंट लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, माइक्रोफोन है, टीवी वाले खड़े हैं, ये फोटो ले रहे हैं हम सबकी। ये चाहे तो आपकी फोटो और आपका मीटिंग का पूरा, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन कहाँ बैठा हुआ है, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, सैटेलाइट चल रहा आकाश के अंदर। ये पूरा सीन दुनिया के किसी भी मुल्क में, जयपुर, दिल्ली, बम्बई की बात छोड़ दो, लंदन, अमेरिका की बात में, उनके गांव तक में देख सकता है कि आपके गांव में किस रूप में कौन कहाँ बैठा हुआ है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, किससे बात कर आपस के अंदर। आज मोबाइल फोन आगे, कुछ सोचा किसी ने, कल्पना की थी कि मोबाइल फोन प्लास्टिक का टुकड़ा एक जेब में पड़ा रहेगा, जब चाहो बात करो किसी से। लैपटॉप आ गए किताब की तरह, लाखों पेज उसके अंदर आ जाते, लाखों पेज बदलते रहो आप। पूरा ज्ञान समाया हुआ दुनिया का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का, आर्थिक, सामाजिक, कोई सोच नहीं सकता, क्रांति हो गई है। ये तो कांग्रेस की और राजीव गांधी की देन है, जो चाहते थे विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी आगे बढ़े दुनिया के अंदर। तो एक तरफ तो वो सोच है,
जो देश को आगे ले जाना चाहती है। 65 साल के पहले क्या था, बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, नौजवानों को नहीं मालूम है। उनको मालूम है कि जब मुल्क आजाद हुआ तो ना सड़कें, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइमरी स्कूल के पता नहीं था। पूरे राजस्थान में 7 कॉलेज थी, अब 2000 कॉलेजेस हैं। पूरे राजस्थान में 7 कॉलेज थी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं था, अब 55 विश्वविद्यालय हैं। ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, कुछ भी नहीं था। वहां से शुरुआत करी इस कांग्रेस ने। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लफाजी करने में होशियार है, धर्म के नाम पे भड़काने में होशियार है, लड़वा दो, सांप्रदायिक दंगे करवा दो, और प्रयोग सारे कर लिए, फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। कितने लोगों का खून बहा इस मुल्क के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, कितने धर्म हैं। ये हमेशा आग लगाते हैं, कांग्रेस वाले हमेशा आग को बुझाने का काम करते हैं। आपने भी सुना होगा, कोई जमाना था 55-60 साल हो गए इनको बने हुए, जनसंघ था, फिर बीजेपी बन गई, गौ माता की बात करते थे, गौ हत्या बंद करो, खुद राज में आ गए, भूल गए, अब नाम लेना भूल गए। तो लंबा इतिहास बन चुका है देश के अंदर, आज भी ये कांग्रेस के विकल्प नहीं बन पाए हैं। 370 धारा हटा देंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, सब बातें भूल चुके हैं। चुनाव आ गए तो फिर आपके बीच में आ गए, पिछली बार भी आ गए थे परिवर्तन यात्रा के नाम पर, और लोगों को भ्रमित किया। हम तो आपकी सेवा में लगे रहे। आपको याद होगा 3 अकाल लगातार पड़े थे। आदिवासियों से ज्यादा दुखी कौन होगा। घर घर में काम खोल दिए, घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, टाइम पे पेमेंट, घर घर में कुएं, कमरा बना लो अपना खुद का, निजी काम कर लो, चारे का प्रबंधन करो, गायों के लिए या जानवरों के लिए, पीने का पानी का प्रबंध करो। हम सेवा में घूमते रहे, ये बदनाम कर देंगे, लोग भूख से मरेंगे, अकाल में सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। हमने कहा से मुंह से बातें मत निकालो। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं एक आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा राजस्थान के अंदर, ये मैंने कहा और ये करके दिखाया। गांव गांव में बोले रख दी गेहूं की। आप तो गवाह हो, आपके घरों में गेहूं की बोली रखने की जगह नहीं बची थी, ये कहावतें बन गई थी। कई जिलों में बच्चों की शादियां कर ली इस गेहूं से। क्या नहीं किया हम लोग घूम घूम करके। और ये लोग परिवर्तन यात्रा नए नए आए थे, लोग इनकी चालों को समझ नहीं पाए, लोगों को भ्रमित किया, झूठे वादे किए, आकाश से ताले तोड़ के ले आएंगे, और सरकार बदल गई। कर्मचारी हमने नाराज थे, हम उनको कुछ दे नहीं पा रहे थे उस वक्त में, तो सरकार नहीं चाहती उस वक्त में। तो आप देखते जो 8 योजनाएं लागू की है हमने आपके लिए, जिसकी मेरे पूर्वज बता रहे थे आपको कि 1 रुपये किलो अनाज, और गरीबों के घर बन रहे हैं। पहले 2 रुपये किलो अनाज दिया, गेहूँ 1 रुपये कर दिया। पहले 50,000 दिए हम लोगों ने, अब पिछले 1000 कर दिए। गाँव के घर बनेंगे आपके, अब पिछले 1000 मिलेंगे आपको, तय कर दिया हम लोगों ने। दवाइयाँ फ्री कर दी सबको, जांचें फ्री कर दी, खून की जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी सब फ्री। और जिला मुख्यालय में वही है, जुलाई अगस्त से आपके PHC CHC में हो जाएगी। किसानों के कर्जे लो, 1 रुपये ब्याज का नहीं भरना पड़ेगा। 1.5 लाख तक का कर्जा लेने वाला टाइम में चुकाएगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों में, आपको नहीं भरना पड़ेगा। गेहूं की फसल यहाँ कम होती है, 150 रुपये प्रति क्विंटल अलग से दे रहे हैं उनको बोनस हम लोग। हाइब्रिड आपका मक्का, फसलें क्या गजब की बनी आपको मालूम है। पहले आदिवासी को दे रहे थे, फिर BPL को दे दिया, शुरू किया सबको। हम चाहते पूरे इलाके के लोगों को धीरे धीरे हाइब्रिड बीज मिले। तो सरकार हर चीज का ध्यान रखते रखते आगे बढ़ रही है, अच्छी से अच्छी स्कीम ला रही है। पशुओं की दवाएं बहुत महंगी थी, पशुओं का तो आप लोग तो ज्ञापन देते हो, मांग करते हो, ये होना चाहिए। अभी अर्जुन बामनिया कह रहा है कि मेरे अलीगढ़ भी बनाओ और मेरे
सिंचाई के साधन भी करो, सब बातें आपके सामने बोल रहा था, वो भी करेंगे। वक्त आने पर कोई काम बाकी नहीं रखेंगे। परंतु मांग तो कर सकता है, आप मांग कर सकते हो। आपकी गाय भैंस ऊंट बकरी वो क्या मांग कर सकती है? वो ज्ञापन दे नहीं सकती है, उनका वोट भी नहीं लगता है। बिना वोट लगे हुए हमने उनका इलाज करने का प्रबंधन किया, ये कहना चाहता हूं। कहने का मतलब इतना ध्यान रखते हैं पशुपालकों का भी, भाई ध्यान रखो। अभी हमने 2 रुपये किलो, यहाँ तो दूध कम होता है, पर पशुपालकों के लिए 2 रुपये किलो जो डेयरी में दूध देगा उनको 2 रुपये किलो, 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान उनको भी दे रहे हैं। तो चारों ओर से राजस्थान में एक उत्सव का माहौल बन रहा धीरे धीरे, कि लोग समझ रहे हैं कि भाई धीरे धीरे बच्चा पैदा होने लगा करके, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, एक महिला को ठेठ आपके तो हिला कहते हैं, आप कितनी हिम्मत से रहते हो पहाड़ों पर, वो तो गजब का काम है। लोग तो देखते दंग रहते, सुन करके दंग रहते, विश्वास नहीं होता है। वहां से महिला को लाना जापा के लिए अस्पताल सरकार लाएगी खर्चा करके, दवाइयाँ फ्री, खाना पीना फ्री, रहना फ्री, जांचें फ्री। बच्चा पैदा हो गया बीमार तो वहीं रखो, ठीक करो पहले उसको। सरकार का आदेश दिया हम लोगों ने, सोनिया गांधी का आदेश है ये, और भेजो उसको। फिर अगर वहां ठीक नहीं होता है तो भेजो मार्चवाड़ा के अंदर, उदयपुर भेजो, पर ठीक होना चाहिए, सरकार भिजवाएगी। और मार बच्चा ठीक हो जाएंगे तो टैक्सी का भाड़ा देख करके वापस उनके गांव तक छोड़ो, सरकार छोड़वाएगी। ऊपर से 1400 रुपये दे दी सरकार, 5 किलो घी अलग है। अभी हमने और जोड़ दिया उसके अंदर, अगर लड़की पैदा होगी तो सरकार ने विशेष योजना बनाई, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। शुभ लक्ष्मी, दीपावली में तो पूजन करते हैं अपन लोग लक्ष्मी जी का, कि पूजा करो भाई, लक्ष्मी जी घर पे आए। और लक्ष्मी, जो लड़की लक्ष्मी के रूप में आती है, उसको मार दो, पहले पैदा होने के पहले मार दो। ये महापाप है। जो लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं वो महापाप करते हैं। लड़की अगर मारोगे, जो परिवार मारता राजस्थान में, हिंदुस्तान में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। आप लक्ष्मी को खुद ही हत्या कर रहे हो, लक्ष्मी की। और लड़का लड़की का जो है, लड़का और लड़की का अनुपात बिगड़ रहा है। लड़के ज्यादा पैदा होने लगे, लड़कियां कम पैदा होने लग गई, क्योंकि मार दी जाती है। तो लड़कों की शादी जब होगी तो लड़की कहां से मिलेगी? ऐसी स्थिति बन रही है कि लड़के जाते शादी करते हुए दक्षिण के राज्यों में, और लड़की आती वहां की तो बोली समझती नहीं है, भाषा नहीं समझती है, रहन सहन नहीं समझती है, खान पान मिलता नहीं है, संस्कार नहीं मिलते, वापस चली जाती है अपने घर पे। वो लड़का कमाना का कमाने रहता है, डोलता फिरता है। इसलिए ध्यान रखें, ये माता बहनें बैठी हुई है, अभी हमने नई योजना लागू की है, जिसके घर लड़की पैदा होगी उसको सरकार, बाकी मैंने योजना बताई, उसके अलावा राजस्थान सरकार उसको 2100 रुपए के इनाम उसकी मां को अलग देगी उससे। और यहां तक ही नहीं है, जब 1 साल की हो जाएगी वो लड़की, 3 टीका लग जाएगा तो 2100 का और इनाम उसकी मां को मिलेगा। और जब 5 साल की हो जाएगी, वो 5 साल की हो जाएगी, तब 3100 रुपये और मिलेंगे उसको। इस प्रकार से हम लोगों ने ये तय किया है कैसे लड़कियां, जो आप जानते हो कि लड़की ही जो बड़ी होकर के माँ बाप की ज्यादा सेवा करती है लड़कों के बजाय में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सरकार की योजनाएं तो बेमिसाल है, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा किस प्रकार से हम उन योजनाओं का लाभ उठाएं। ये आपके हमारे सोचने की बात है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं भी आ रही है। यहाँ पर राजस्थान में बड़े बड़े कल कारखाने आ रहे हैं, रिफाइनरी आ रही है, रोजगार के अवसर मिलेंगे नौजवानों को। कई तरह की योजनाएं जो लागू हो रही है वो आपकी जानकारी में है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत करीब 32,765 पट्टे तो दे दिए गए हैं आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। मारवाड़ी केंद्रों की
पहले 235 थे, मैंने अभी और घोषणा करी है इस बजट के अंदर 250 महामारी केंद्र और स्थापित होंगे क्षेत्रों के अंदर, वो अलग योजना है। 65 कन्या छात्रावास का निर्माण प्रगति पर है। छात्रावास आप जानते हो, कन्या छात्रावास का अपना महत्व है। 7 निर्माणाधीन कन्या छात्रावास जो पहले चल पूरे हो गए थे वो प्रारंभ हो गए हैं। 8 आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। नई पीढ़ी हमारी, हमने तो टाइम निकाल दिया, मान लीजिए आपने मेहनत मजदूरी करके अकाल छुके का मुकाबला करके नरेगा में काम करके काम निकाल दिया, पर आपकी पीढ़ी जो है, आपके बच्चे, आने वाले उनके बच्चे, वो क्यों भुगते? आज कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप उनके पास हो। छात्रों के लिए हमने 360 करोड़ रुपए खर्च करके हम लैपटॉप दे रहे, 1,11,000 लैपटॉप दे रहे राजस्थान के अंदर। नौजवानों के लिए मजदूर क्यों बने, वो कारीगर क्यों नहीं बने, उसके लिए अलग ट्रेनिंग करवा रहे हैं नौजवानों को, 5वीं पार के बच्चों को, वो अलग योजना है सरकार की। तो कोई सरकार की योजनाओं की तो सागवान कोई कमी नहीं है। आपके जगह जगह पर कंप्यूटर उपलब्ध कराया जा रहा है छात्रावासों के अंदर। मैथ भत्ता जो पहले 750 था, 750, पहले उसको 1000 किया, 1250 किया। इस बार मैंने अभी 2 महीने पहले ही 1,750 रुपये कर दिया प्रति माह पर, प्रति बच्चे को। तो कोई कुशलगढ़ में आवासीय विद्यालय, आप सोच सकते हो कि आपके बांसवाड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है, वो काम प्रारंभ हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना कोई मामूली बात नहीं है, वो काम यहाँ पर हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि बच्चों को, लड़कियों को स्कूटी अलग मिलती है, तो साइकिलें जितनी 8वीं पार बच्ची होगी उनको साइकिल देने का मैंने निर्णय किया है। ये तमाम काम तो हो ही रहे हैं। मेन बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके मानगढ़ धाम में भी और बैरल धाम में भी 5 करोड़ रुपया, गोटियाम्बा 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ रुपये वहां पर, और बैरल धाम में और मानगढ़ धाम में 5 करोड़ रुपए में इस बार घोषणा करी है विकास के लिए। तो ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं अनाथ नदी पर, बैरल धाम, मानगढ़ धाम, गोटियाम्बा, कहने का मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कामों की, कोई सोच नहीं सकता। इस रूप में तो काम हो रहे हैं। और आपके कुओं का काम, पहले काम था फिर बंद हो गया, उसको वापस शुरू किया हम लोगों ने। निजी कुओं का भी, उसको मैं दिखाऊंगा कि 1.5 लाख रुपये अपना खेत अपने काम के अंतर्गत नरेगा में आ गया, योजना दूसरी आ गई बाद में। मुझे बताया गया चेक डैम और कुंडी पौधे लगा करके पहले 2.5 लाख की योजना थी। मैंने कहा है मालिया साहब को, मालिया साहब आपके अपने हैं, विभाग के मंत्री भी यही हैं, मैं चाहूंगा कुएं जिनको जरूरत हो पूरे इलाके में, जितनी जरूरत हो सब खोजवाओ करो, सरकार पूरी मदद करेगी आपकी, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम चाहेंगे कि ये क्षेत्र कैसे प्रगति करे। और जिस प्रकार से आपके जो अर्जुन बामणिया ने कहा कि सिंचाई वाली बात कही, सिंचाई वाली काम तो देखो एकदम तो होगा नहीं, पर जो मैंने अभी एक काम आपको कहा कि कैसे उनका, मैं सबसे पहले तो पानी की योजना है, वो तो अभी यहाँ शिलान्यास हुई है, पर उसके अलावा पानी की योजना के अलावा जो एनीकट की बात की इन्होंने, पशुओं के पेयजल के लिए मजड़िया एनीकट, इसको मैं जल्दी इसको लिखवा करके एस्टिमेट बनवाते इसका, इस काम को हाथ में लेंगे। पर जो लिफ्ट का काम आपका है, हरदीप जोशी जी तो नहीं रहे आज दुनिया के अंदर, पर आज माही डैम बन गया। अब बड़े बड़े बिजली घर, एटॉमिक पावर स्टेशन लगाने की बात करते हैं, जिससे कि ये एरिया बहुत तेज गति से आगे बढ़े। रेल लाइन, कल्पना करो 65 साल के बाद में कई बच्चों ने रेल देखी नहीं। आज रतलाम से बांसवाड़ा डूंगरपुर तक सोनिया गांधी जी आई थी तो रेल का शिलान्यास करके गई, और काम बहुत तेज गति चल रहा है, आगे अब ठीक होने वाले हैं। आधा पैसा सरकार दे रही, स्टेट गवर्नमेंट। हिंदुस्तान में कोई मुश्किल से 2-3 राज्य होंगे
जिससे किसी परियोजना में खुद ने पैसा दिया हो, वरना रेलवे वाले खुद बनाते हैं। इस इलाके के महत्व को समझते हुए हम लोगों ने तय किया 1200 करोड़ रुपया इस रेल लाइन के लिए स्टेट गवर्नमेंट देगी रेलवे को, तब जाकर रेलवे लाइन बनेगी। इस काम को हमने हाथ में लिया है। तो ये जो काम है, अब बात रही लिफ्ट की बात रही। लिफ्ट का काम में बिजली लगती है, लिफ्ट लगती है, सर्वे करना पड़ता है और उसके बाद में आगे तय होता है कि फिर ये संभावना कहाँ कहाँ रहेगी, कितने गांव रहेंगे, 100 गांव, 123 गांव बताए गए मेरे ख्याल से। तो ये बड़ी योजना है, इसलिए इसके लिए मैंने कहा इसके लिए सर्वे करवाना प्रारंभ करूंगा। 25 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं सर्वे के लिए। सर्वे हो जाएगा, सर्वे जब 50 लाख लगेंगे वो भी देंगे हम लोग, पर सर्वे करवाएंगे जिससे कि कम से कम अगर संभावना होगी तो आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो फिर पानी आके रहेगा सिंचाई के लिए, तो आपके तकदीर खुल जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। जब पानी पहुंच जाता है वहां फिर कोई कमी नहीं रहती है। जब पानी पहुंच गया भाई का, वहां किसान खुशहाल हो गए हैं। हम जानते इस बात को, सिंचाई है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे कैसे इलाका कोई छूटे नहीं, कैसे मैक्सिमम उपयोग हो पानी का। माई के पानी का भी मैं ध्यान रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बाकी तो अब उनकी यात्रा निकल के जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, कुशासन हम देख चुके हैं। वो लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है, हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। भले सुबह शाम तक बैठ जाओ, इतनी योजना बना दी, किताबें पढ़ोगे तो आपका आश्चर्य होगा कितनी शानदार तरह की योजनाएं बनाई आपके लिए। वो कहने कुछ नहीं है तो बार बार कहें राजस्थान पिछड़ गया है, कुछ विकास नहीं हुए हैं, दवाइयाँ फ्री दे दी तो डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है। इनको पूछो आपके राज में क्या था, आपके राज में समस्या वही थी। आज कोई बांसवाड़ा की बात नहीं है, राजस्थान की बात नहीं है, गुजरात में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाओ, गांव में डॉक्टर की कमी, गांव में टीचर की कमी, वो जाते नहीं है। आज डॉक्टर मिलते नहीं मार्केट के अंदर, प्राइवेट इतने खुल गए अस्पताल, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शहर में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बगलों में रहते हैं। गांव की जिंदगी बहुत कठिन जिंदगी होती है, तब भी हमने खुला कर दिया खाता। डॉक्टर की भर्ती की कमी नहीं रख रहे हम लोग। अगर स्कीमें निकाल रहे हैं 1,65,000, वो तो कहते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दे दी। आप बताइए इतना बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? मेरे ख्याल से बीजेपी राजस्थान में किसी नेता ने इतना बड़ा झूठ आज तक नहीं बोला होगा। एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, 10 लाख हमने नौकरी लगा दी। अरे सरकारी नौकरियां राजस्थान में जितनी नौकर सरकार के हैं, ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, बीडीओ लगा के क्लर्क और यूडीसी और सुपरिटेंडेंट सब मिला लो, डॉक्टर इंजीनियर सब मिला लो, तो ये 6.5-7 लाख है यहाँ पर राजस्थान 65 साल के बाद में। और 10 लाख उन्होंने लगा दिया है, 10 लाख नौकरी में लगा दी है। अरे झूठ की भी कोई सीमा होती है। कोई झूठ बोलो तो सोच समझ के बोलो, लोग पोल खुल जाएगी आपकी। ऐसे झूठ बोल के चले जाए। हमने खबर पड़ी जयपुर में, हमें बड़ी हंसी आई कि 6-7 लाख तो कर्मचारी पूरे ही हैं और 5 साल में 10 लाख लगा दिए लोगों ने। हमने कहा है, वो आंकड़े गवाह है, 1,50,000 लग चुके हैं अभी तक। अभी हमने इतनी स्कीमें निकाली आपके लिए, दवाइयों की भी और पशुओं की भी और किसानों की भी, हर विभाग की निकाल दी है। शिक्षा की भी 40,000 भर्ती होंगे, 1,65,000 सब विभाग मिला करके 1,65,000 की भर्ती शुरू हो रही है। 12,000 तो कांस्टेबल भर्ती शुरू हो रही है, 20,000 की टीचर की भर्ती शुरू हो रही है। तो उनकी तरह हम तो बोल नहीं सकते, वो कुछ भी करके चले जा रहे हैं। इसलिए मैं वो कहना चाहूंगा कि जो काम हुए हैं आपके सामने है, जो योजना सरकार की है वो आपके सामने है। 4.5 साल तक गायब रहे, शासन में थे तब भी नहीं आते थे। शासन तो मैंने कहा कुशासन था, कितनी बार तो फायरिंग हुई, 21 बार फायरिंग हुई, गोली चली है पुलिस की, 90 लोग मारे गए थे उस जमाने के अंदर।
चित्तों तो गुजर मारे गए थे, क्योंकि आपने डायलॉग रखा नहीं किसी से। अब आप यहां आकर के आदिवासियों में, क्योंकि पिछली बार इनको सपोर्ट मिल गया, आपका सपोर्ट मिल गया, सरकार बना ली इन्होंने, राज किया, सबको भूल गया आप लोगों को। आपने भी करार जवाब दिया वापस। पिछली बार आपने भारी बहुमत हमें दिया, हमें जिता के भेजा, आपको धन्यवाद उसके लिए। उस कारण से सरकार वापस हमारी बनी, और बनी तो आप खुद देख रहे हो कि क्या क्या नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा पिछली बार अगर सरकार हमारी बनती तो आप देखते जो आज योजना हम लागू कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन शानदार अब किया है, उस वक्त हम करते, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट बन चुकी थी, वहां पर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री जी बन के मनमोहन सिंह जी को बना चुकी थी, जो बड़े बैंकर माने हुए अर्थशास्त्री है दुनिया के। उनके बाद में वित्तीय संकट समाप्त हुआ दुनिया के, देश के अंदर, राज्यों के अंदर। उसका लाभ उठाया पिछली गवर्नमेंट ने, खुद ने कुछ किया नहीं, खुद का कुशासन, खुद का कुप्रबंधन, वित्तीय पैसा मिलता दिल्ली से, उसको खर्च करे थे। नरेगा योजना आ गई दिल्ली की, सोनिया गांधी की बनाई हुई, मनमोहन सिंह लागू की, 2.5 लाख लोग आपके यहाँ लगे, आपके प्रमुख साहब बैठे हुए मंत्री के रूप में मालवीय जी, 2.5 लाख लोग लगे, उन्हें मालूम है यहाँ पर 2.5 लाख लोग लगे थे। हम विपक्ष में थे, मैं ध्यान रखते थे बांसवाड़ा में कितने 2.5 लाख, डूंगरपुर में 2 लाख, उदयपुर में 1.5 लाख। किस प्रकार से काम मिला आप लोगों को? सारा पैसा दिल्ली का था। नरेगा की योजना उस प्रकार की आई है देश के अंदर, ये हम क्यों भूल जाते हैं? वो नहीं कहेंगे अरे वित्तीय प्रबंधन इसको कहते हैं जहां आज हम लोग सब स्कीमें लेके आए हैं आम लोगों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए। इसलिए मैं आपको अपील करना आया हूं, अर्जुन बामणिया को आपने कामयाब किया, उसने कोई कमी नहीं रखी है सेवा करने के अंदर, और आगे भी हम सब मिलकर के कोई कमी नहीं रखेंगे आपके इलाके के विकास के लिए। कृपा करके वो जो हाईफाई लोग हैं उनकी बातों में नहीं आना है, बीजेपी और उनके नेताओं के चक्कर में नहीं आना, ये मैं कहना आया हूं आपको, चक्कर में नहीं आना है। और भारी बहुमत से अगले चुनाव में आपको वापिस सरकार बनानी कांग्रेस की, जिससे कि जो काम अधूरे हैं वो काम हम पूरे करेंगे, और पूरे इलाके का, पूरे मेवाड़ का, पूरे राजस्थान का विकास करेंगे। और ये संभावनाएं बन गई राजस्थान के अंदर, जगह जगह पर जिस प्रकार खनिज संपदा निकल रही है, जिस प्रकार से हवा से बिजली पैदा होने लग गई है, सूर्य भगवान की रोशनी से बिजली पैदा होने लग गई है, कुओं में पंप सेट लगने लगे सौर ऊर्जा के, वो आपकी जानकारी के अंदर है। रिफाइनरी अलग लग रही है, इस्पात के कारखाने लगने की संभावना पैदा हो गई है। राजस्थान का भविष्य और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, बार बार आना होगा नहीं, आपको पूरी बौला बने कि कोई कमी मत रखना, जम करके आप समर्थन करना कांग्रेस का, तिरंगे झंडे का, हाथ के निशान का, ये मैं कहना चाहूंगा आपको। और अंत में ये भी कहना चाहूंगा, जो राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया कांग्रेस का सोनिया गांधी ने, जो नौजवान है, उनके पिताजी तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, जिनका सपना था, आज वो उपाध्यक्ष है। वो खुद देख रहे हैं हर राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कि सरकार क्या काम कर रही है, संगठन क्या काम कर रहा है। इस प्रकार की नए तरीके से मॉनिटरिंग शुरू हुई है। अब मैंने जो आपको बात कह दी है कि यहाँ सिंचाई के लिए मैं करवाऊंगा सर्वे, मान लीजिए मैंने घोषणा कर दी है, एनीकट की बात कर दी है, हमारे रिकॉर्ड में चला जाएगा। वो मॉनिटरिंग राहुल गांधी के स्तर पर होगी हर बात की। ये नया सिस्टम शुरू कांग्रेस में हुआ, किसी पार्टी में नहीं है, ये आपको हमको समझना पड़ेगा। इसके मायने ये है कि जो कह दिया वो करना ही है, नीति में नीति एक रहेगी, कथनी करनी में अंतर नहीं रहेगा, जैसा कि बीजेपी वाले करते हैं। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप निश्चिंत रहो, योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान का समग्र विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। आपके कल्याणकारी योजनाएं जो भी अभी जो आई है वो तो आई है, बाकी भी जो आप सुझाव दोगे उनको लागू करेंगे। और समानता मंच वाले हमारे नौजवान साथी जो मांग कर रहे हैं, हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज दिया है कि किस प्रकार से उनके लिए छात्रावास, उनके लिए कॉलेज, उनके लिए और कोई योजना वो खुद सजेस्ट करेंगे, सब बनाएंगे। वो भी हमारे भाई आगे बढ़े, ये हमारा पूरा प्रयत्न है।
इस रूट में कैसे पूरे इलाके का विकास हो, ये हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपके लिए वो उत्सव को प्रतिदिन महसूस कर। खबर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कांग्रेस संदेश यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे। पुर हो, करौली हो, भरतपुर हो, झालावाड़ हो या बारा हो, बाड़मेर हो या जैसलमेर हो, गंगानगर हो या बीकानेर हो, या डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, और यही हमने प्रयास किया। मुझे याद है उस वक्त जब मैं आया था कुशलगढ़ में, तब यहाँ जो मांगे रखी गई मेरे सामने, मैं समझता हूँ करीब 50 करोड़ की मांगे थी उस वक्त में, और मैंने उस वक्त में सब मंजूर की थी। और अभी मुझे बताया गया जिला प्रशासन द्वारा कि नगर पालिका के अंदर जो टाउन हॉल, कुशलगढ़ में टाउन हॉल बने, उस रूप में इसका स्वरूप ऊपर क्या है, ये सोच करके 1 करोड़ से अधिक की लागत का यहाँ पर टाउन हॉल का काम पूरा हो गया। आपके यहाँ पाइपलाइन की बड़ी समस्या थी, शहर के अंदर ही बदलने की समस्या थी, और सबकी एक स्वर में मांग थी। 2 करोड़ करीब 20 लाख की योजना थी, वो मंजूर की, वो यहाँ पूरी हो गई। और मोड़ नदी पे पेयजल के लिए एनीकट 3 करोड़ 20 लाख की लागत का वो काम चल रहा है। GSS 132 kVA का 22 करोड़ का वो यहाँ काम चल रहा है, अभी जल्दी पूरा होने वाला है। पीपलोड कुंडिया तालाब का शिलान्यास मैंने खुद ने किया था, करीब 23 करोड़ की लागत का। आपकी बड़ी पॉपुलर डिमांड थी, वो काम भी जल्दी पूरा होगा, ये प्रयास है। तो इस प्रकार से सरकार ने जो दृष्टिकोण अपनाया हुआ है पूरे प्रदेश के लिए, ये सोच करके कि राजस्थान का समग्र विकास हो, चहुमुखी विकास हो, और हमने इतना शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है प्रदेश के अंदर, उसके कारण संभव हुआ है कि राजस्थान के विकास की रफ्तार तेज हो गई। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा मजबूत हो, अच्छी सड़कें बने। कि सड़कों का काम कोई मामूली काम नहीं है। आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश या कई राज्यों में हम देखते हैं कि सड़कों की स्थिति क्या होती है। पर आज राजस्थान उन राज्यों में आ गया जहाँ पर सड़कों की स्थिति, जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है वहाँ तक अच्छी बनी हुई है। अभी हम जब आ रहे थे, जिस रास्ते से हम आए हैं बांसवाड़ा से, पूरे रास्ते भर सड़कों की जो स्थिति इतनी शानदार रही, तो अच्छा लगता है कि जो हमने योजना बनाई कि सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, चौड़ीकरण हो, मिसिंग लिंक की सड़कें पूरी बने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के काम हम टॉप प्रायोरिटी में लाए। नंबर 1 रहा राज्य राजस्थान हमेशा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। 250 की आबादी तक के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में गाँव थे, वो सब जुड़ गए सड़कों से। अब हमने 1000 गांव लिए हैं जो 250 की कम की आबादी के हैं राजस्थान में, उनको जोड़ने का काम हम हाथ में लेंगे 2 फेज में। अभी 500 गांव ले रहे, पहले 545 करोड़ की लागत से। तो जहाँ जिस राज्य में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसका विकास तेज गति से होता है, वहाँ निवेश भी आता है, उद्योग धंधे पनपते हैं, नौजवानों को रोजगार की संभावना बढ़ जाती है, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। जिस राज्य में बिजली हो, पानी